काय आहे ना, गेल्या 30 वर्षापासून हा मी व्यवसाय करत आहे. हां, पण गेल्या 30 वर्षापासून जो आता हा लास्ट 5-6 कालावधीचा काळ आला आमच्या पेपरवाल्यांसाठी, तो खूप अनुभव घेतला आहे, की काय पद्धतीने आम्हाला ह्या प्रेसमध्ये फायदा नुकसान, नुकसानच झालं आहे. 100% हा बिझनेस चालणारा आज 30% वर आला आहे. पेपर सप्लाय करतात, त्या मोठ्या झाल्या आमच्यामुळे. पण आम्ही आहोत तिथं आहोत. कोरोना काळामध्ये आमचा बिझनेस 2 महिने 3 महिने बंद होतं. तरी पण ह्या कंपन्यांनी आम्हाला काही केलेलं नाही, दिलेलं नाही. हां, या शासनाने पण काय मदत दिली नाही आम्हाला. आमचा जो व्यवसाय आहे तो पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला आहे, वडिलांपासून आलेला आहे. जवळजवळ 95-94 पासून हा चालत आलेला आहे. आणि माझा जो हा व्यवसाय आहे तो वर्सावा या भागात आहे. आता ह्यापुढे या व्यवसायाचं कसं होईल, काय होईल, काही सांगता येत नाही आहे. कारण पेपर भरपूर कमी झालेले आहे. कोरोनानंतर कोणी लोक पेपर वाचत नाही. जे वृद्ध लोक आहेत तेच पेपर वाचतात. त्याशिवाय पुढे आमचं भवितव्य काय आहे, काय किंवा आमची पुढची पिढी हा जो व्यवसाय आहे तो पुढे घेऊन जाऊ शकत नाही. कारण या व्यवसायात आता काही राहिलेलं नाही. आपल्याला व्यवस्थित चालायचं. आता लॉकडाऊनच्या नंतर एवढी परिस्थिती खराब आहे की आमचे 1000 पेपर होते, तिथे 300-200 पेपर झाले. वृत्तपत्र विक्रेत्याची कधीही न छापून आलेली ब्रेकिंग न्यूज. नमस्कार, मी राजेश मनोहरलाल बनिया, वृत्तपत्र विक्रेता आहे. माझ्या रोजचा प्रवास बघायचा तुम्हाला? बघा. वृत्तपत्रे समाजाचा आरसा बनून अनेकांच्या आयुष्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. नवनवीन माहिती, नवीन शोध, राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक घडामोडी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शनपर माहिती यांसारख्या अनेक गोष्टी ह्या आपल्याला वर्तमानपत्रातूनच कळत असतात. खरं तर वृत्तपत्रे ही समाज व आपण यांना जोडणारा एक दुवा आहे. समाजात सामाजिक, आर्थिक, शासकीय, राजकीय, शैक्षणिक अशा विविध पातळींवर जे घडते त्याचे पडसाद वृत्तपत्रात उमटल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. आज शहरच नव्हे तर ग्रामीण भागापर्यंत वृत्तपत्रांचे जाळे पसरलेले आहे. नोकरीसाठी रिकाम्या पदाच्या जागा असो किंवा जागा खरेदी विक्री असो, नाटक, सिनेमा, साहित्य संबंधातली माहिती, शासकीय योजना आदी सर्व माहिती समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्याचे सक्षम माध्यम ही वृत्तपत्र करत असतात. ऐंशी वर्षा अगोदर माझे आजोबा वांद्रेला राहत होते. ते अंधेरीला चणे विकायला यायचे. हे त्यांचं रोजचं काम होतं. एक दिवस रामनाथ मिश्रा नावाचे एक वृत्तपत्र डिस्ट्रीब्युटर ते आले त्यांच्याकडे आणि त्यांना सांगितलं की तुम्ही चणे विकता, त्याबरोबर तुम्ही माझ्या वृत्तपत्र पण विका. तर माझे आजोबा बोलले त्यांना नाही नाही, हे सगळं मी नाही करणार. माझी आईला मी पहिलं विचारतो, तिने जर परवानगी दिली तर मी करू शकतो. माझे आजोबांनी त्यांच्या आईला विचारलं की असं असं आहे आणि त्या डिस्ट्रीब्युटरनं मला असंही बोललं आहे की जो पेपर नाही विकला गेला तो मी दुसऱ्या दिवशी परत घेईन. माझी आईने स्वीकृती दिलं आणि माझे आजोबांनी रामनाथ मिश्राला मिळून तो व्यवसाय सुरू केला. हळूहळू हा धंदा एवढा वाढला की माझ्या आजोबांनी ते चणे विकायचं काम बंद केलं. अंधेरी क्षेत्रामध्ये आमचा जो स्टॉल होता वृत्तपत्र विक्रीचा तो सर्वात पहिला स्टॉल होता. ह्या व्यवसायामध्ये एवढं चांगलं इन्कम होता का माझा पूर्ण परिवार ह्या धंद्यामध्ये आला.
माझ्या आजोबानंतर माझ्या वडिलांनी हा व्यवसाय टेक ओव्हर केलं. 1973मध्ये माझा जन्म झाला. 1992ला मुंबईमध्ये राईट झाला, हिंदू मुसलमान दंगा झाला. त्यावेळी माझे बाबांबरोबर जे लोक काम करत होते ते सगळे मुंबई सोडून गेले. माझे बाबा एकटे होते, त्यामुळे त्यांना मदतीसाठी मी आलो. या धंद्यामध्ये मी आलो त्यांना मदतीसाठी. मी त्यावेळी 14वीमध्ये होतो, 14th स्टैंडर्डला B.Com करत होतो. माहिम में तो कर्फ्यू लगा होता था, इसलिए हम लोग क्या करते थे कि स्टॉल बंद करके दादर जाते थे और दिन भर दादर में पड़े रहते थे. और दादर से हम लोग सवेरे की पहली ट्रेन पकड़ के अंधेरी आते थे अपना काम करने के लिए. लगभग 8-8, 10-10 दिन तक हम लोग अपने घर नहीं गए थे. मैं और मेरे पापा हम लोग घर नहीं गए थे. हम लोग इसी तरह सवेरे आते थे, अपना पेपर का सब काम करते थे, सबके घरों पे पहुंचाकर दोपहर को 1:30-2 बजे तक हम लोग स्टॉल पे रहते थे. उसके बाद में हम लोग फिर ट्रेन पकड़ के अपना माहिम चले जाते थे. उस दौरान मुंबई में 1993 यानी 1993 में मुंबई में ब्लास्ट की घटना हुई. इस ब्लास्ट की घटना से पुनः वातावरण वैसा ही हो गया जैसा दिसंबर 92 के राइट्स में हुआ था. उस दौरान मैं अपनी परीक्षा नहीं दे पाया और इसका परिणाम ये हुआ कि मुझे मेरी पढ़ाई आधे में ही छोड़नी पड़ी. तो यही जो काम परिवार का जो काम चला आ रहा है कई वर्षों से, 50-60 सालों से, उस समय 1990 में 1992 के आसपास, उस समय 50-60 सालों से व्यवसाय चला आ रहा है, तो हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. इनकम भी अच्छी है और कोई बुरी चीज़ नहीं है. मैं काम करने लगा. हमारे व्यवसाय एक ऐसा है कि आप हमारे घर में किसी का विवाह हो, शादी हो, कोई दुर्घटना हो गई हो या किसी की मृत्यु हो गई हो, तो भी हम लोग अपने धंधे को बंद नहीं कर सकते या हम धंधे से अलग नहीं छोड़ नहीं सकते हैं. इसका एक उदाहरण देता हूँ आपको मैं. 2014 के साल में 1 नवंबर के दिन सवेरे 5 बजे मेरी माताजी ने मेरे हाथों में अपना दम तोड़ा. उस समय ठीक है, मेरी माताजी बीमार चल रही थी और बाद में उन्होंने दम तोड़ा. 10-15 मिनट तक मैं अपनी माताजी को गोद में लेके बैठा रहा. उसके बाद मैंने अपनी माताजी से कहा कि मम्मी मैं अपना काम करके आता हूँ, अपना जो वृत्तपत्र बिक्री का काम है या जो घरों घर पेपर पहुँचाने का काम है वो करके मैं आता हूँ, फिर आपका अंतिम संस्कार करता हूँ. मैं 5:30 बजे के आसपास घर से निकल गया, अपने व्यवसाय पर आया. मैंने अपना सारा काम फटाफट किया और 9-9:30 बजे यहाँ से निकल के 10 बजे तक मैं पहुँच गया अपने घर. उसके बाद में मैंने अपनी माताजी का अंतिम संस्कार की विधि शुरू की. मेरा मानना है शो मस्ट गो ऑन. मैं इस वाक्य पर बहुत ही विश्वास रखता हूँ कि देखो, जो दुख है वो मेरा दुख है, उस दुख के वजह से दूसरों का काम नहीं रुकना चाहिए. हमारा जो समाचार पत्र होता है इसमें काफ़ी लोग आश्रित होते हैं, जैसे जो लाइन बॉयज़ हमारे यहाँ काम कर रहे हैं वो होते हैं, और जो शेयर मार्केट के जो लोग होते हैं उन्हें शेयर मार्केट के पेपर में जानकारियाँ लेकर उनका व्यवसाय अगले दिन निर्धारित करना होता है. और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे व्यवसाय के जो काफ़ी लोग हमारे व्यवसाय पे आश्रित हैं. तो हम अपने दुख के कारण उनका काम नहीं रुकना चाहिए. इस बात को ध्यान में रखते हुए हमेशा हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि शो मस्ट गो ऑन. हम कितनी भी तकलीफ में हो, हम कितनी भी पीड़ा में हो, हमारे वजह से दूसरों का काम नहीं रुकना चाहिए. इस समर्पण भाव से हम समाचार पत्र विक्रेता जो हैं वो अपना काम रोज करते रहते हैं. सोशल मीडिया का शुरुआती दौर था, वो 2011-12 के आसपास शुरुआती दौर था. हमारे व्यवसाय पर असर पड़ने लगा. सोशल मीडिया और इंटरनेट का जो दबदबा बढ़ने लगा और हमारी व्यवसाय का पर असर प्रभाव पड़ने लगा, जिसके कारण हमारी जो बिक्री थी, समाचार पत्र की बिक्री थी, वो थोड़ी कम होने लगी. हमारे समाचार पत्र का एक समीकरण आपको मैं समझाता हूँ कि जो समाचार पत्र का जो कीमत होती है वो 40-50 वर्ष पहले वो उतनी हुआ करती थी जितनी की एक कटिंग चाय की कीमत होती है. आज एक कटिंग चाय अगर आप पीने जाओगे तो कम से कम 7 रुपये से 9 रुपये की एक कटिंग चाय आती है. कहीं पे 12 रुपये, कहीं पे 15 रुपये, 20 रुपये भी है. लेकिन हम कम से कम पैसा पकड़ते हैं जो होता है 7 रुपया. लेकिन आज भी हमारे समाचार पत्र की कीमत है 5 रुपये. अब हमारा जो इनकम होती है वो परसेंटेज पे होती है. जितना पेपर बेचेंगे हम उतने वो हिसाब से हमारी कमाई होती है. आज के परिवेश में जिस समाचार पत्र की कीमत होनी चाहिए 10 रुपया, 12 रुपया,
आज भी वो समाचार पत्र हमें मात्र 4 रुपये 5 रुपये में उपलब्ध है। तो जितनी कम कीमत होगी उतनी कम हमें हमारी आमदनी होगी। अब पहले हम लोग सोचते थे कि ठीक है, इनकम कुछ भी हो, हम लोग वॉल्यूम पे ज़्यादा केंद्रित रहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समाचार पत्र बेचेंगे और हमें उतना ज़्यादा कमाई होगी। अब उस दौरान क्या होता था कि बहुत सारी पब्लिकेशन वो स्कीम भी लाती थी, तो हमें और भी डिस्काउंट मिलते थे, तो बहुत सारे फ़ायदे होते रहते थे, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इंटरनेट का माध्यम आने के बाद से इसमें थोड़ी सी गति कम हो गई। अब आ गया साल 2020, कोरोना काल। पूरे विश्व संसार को इस कोरोना ने हिला दिया था। सभी लोगों पे बुरा असर पड़ा था इसका। तो हम समाचार पत्र विक्रेताओं पर भी इसका असर पड़ा था। हमारा व्यवसाय लगभग 4 महीने तक पूर्णतः ठप हो गया था। पेपर छपते थे, समाचार पत्र छपते थे रोज, वो मार्केट में भी आते थे, लेकिन हम लोग उस पेपर को उठाने के लिए पहुंच ही नहीं पाते थे। जब वो हम लोग लेंगे तब तो ग्राहक तक पहुंचेगा। अच्छा, ले भी लेते थे वहाँ से तो सोसाइटियों में जाना प्रतिबंधित था। लोग जो हमारे लिए जो काम करते थे वो लोग नहीं आते थे। जो लोग दूर से आते थे वो नहीं आ पा रहे थे। ट्रेन बंद थी, बस बंद थी, सारी चीज़ें बंद थी। जो स्थानिक लोग थे वही आ पाते थे, लेकिन आकर भी कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि हमें सोसाइटियों में प्रवेश ही नहीं मिलता था। और लोग पेपर को हाथ भी नहीं लगाते थे, बोले थे नहीं संक्रमण हो जाएगा, हमको जब तक कोरोना काल खत्म नहीं होता हम पेपर नहीं लेंगे। धीरे धीरे जब 4 महीने बाद सब स्थितियां ठीक होने लगी, हमारी भी स्थिति, हमने भी व्यवसाय को पुनः शुरू किया, लेकिन उस कोरोना काल का दुष्परिणाम हमारे व्यवसाय पे पड़ चुका था। सोशल मीडिया के कारण, इंटरनेट के कारण जो व्यवसाय हमारा 80% तक पहुंच चुका था घटकर, वो कोरोना के बाद में मात्र 30% पर आ गया है। आप कल्पना कीजिए कि आज से 20 वर्ष पहले जो आप कमाते थे, हर लोगों की कमाई बढ़ती जा रही दिन ब दिन, लेकिन एक हम समाचार पत्र विक्रेता हैं जिनकी कमाई बढ़ने के बजाय पीछे चली गई। हमारी स्थिति बहुत गंभीर है, इतनी गंभीर है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि हमारी आगे की जो पीढ़ी है वो इस व्यवसाय में आना नहीं चाहती। जो कुछ करना है हमें करना है, हमारे बच्चों को इसमें दिखता नहीं है, कुछ लाभ दिखता नहीं है, तो वो भी हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, वो आना नहीं चाहते हैं। तो ये जो हमारी जो पीढ़ी है, ये आखिरी पीढ़ी है इस व्यवसाय की, ये आखिरी पीढ़ी है। इसके बाद अगले 5 या 10 वर्षों बाद यह समाचार पत्र विक्री का व्यवसाय लगभग समाप्त हो जाएगा। इतनी कठिनाई में हम लोग गुजर रहे हैं। हम लोग भी देखिए, जैसे अन्य जो क्षेत्र हैं उन पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार या अन्य जो सरकारी महकमे हैं, वो लोग हमेशा हर सेक्टर पे ध्यान देते हैं। लेकिन ये बड़े ही दुख की बात है कि जो समाचार पत्र के माध्यम से हम लोगों की तकलीफ़ें, लोगों की सूचनाएं लोगों तक पहुंचाते हैं, हमारी तकलीफ़ कौन पहुंचाएगा? हमारी तकलीफ़ें, हमारी परेशानियों को सरकारों तक कौन पहुंचाएगा? हमारा जो समाचार पत्र का जो माध्यम है, हमारे जो प्रकाशक होते हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों की जो परेशानियां हैं उसे लोगों के संज्ञान में लाएं, सरकार के संज्ञान में लाएं, ताकि कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, सभी लोग अपना अपना देख रहे हैं। देखो, प्रकाशकों को क्या है, उनको तो विज्ञापनों से उनकी आमदनी होती है, तो वो अगर सेल कम भी हो गया तो अपने विज्ञापन की रेट बढ़ा के कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन हम लोग जो आखिरी अंतिम छोर के लोग हैं जो इस व्यवसाय के, हम लोग को तो वॉल्यूम पर ही रहना पड़ता है। तो हमारी वॉल्यूम तो घटता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इनकम भी घटती जा रही है। हमें वो सम्मान नहीं मिलता अब लोगों से जो पहले मिला करता था। साल के 360 दिन लोगों को सेवाएं देते हैं, रोज़ बिना किसी बहाने के हम लोग रोज़ उनके घर पे पेपर पहुंचाते हैं, हमें कोई सम्मान नहीं मिलता। हमें रेते करके दुत्कारते हुए लोग हमसे बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा मन आहत होता है, लेकिन हम लोग झेल लेते हैं उसको। इसलिए झेल लेते हैं कि हमारा घर इन लोगों से चलता है। हमें डर, हमेशा एक भय बना रहता है कि हमारा कोई पाठक हमें ये ना कह दे कि ज़्यादा एक काम करो, कल से पेपर बंद कर दो। हम लोग कुछ बोलते नहीं हैं। कभी कभी झूठ बोलते हैं ग्राहक हमसे कि 2 पेपर नहीं मिला, 4 पेपर नहीं मिला, 5 पेपर नहीं मिला। हमें मजबूरीवश वो पैसे काटने होते हैं। आप लोग एक बात सोचिए कि हमारे एक पेपर अगर आप लोग झूठ मूठ भी काटोगे
तो एक पेपर की जो कीमत होती है उसकी लागत वसूलने में हमको कम से कम 5 से 6 दिन के कमाई उसमें हमारी जाती है। अगर किसी व्यक्ति ने हमसे अगर 5 या 6 पेपर का पैसा काटा तो समझो हमारी पूरे महीने भर की कमाई उसमें चली जाती है। मैं इस माध्यम से अपने सभी लोगों से एक निवेदन भी करना चाहता हूँ, हम समाचार पत्र विक्रेताओं को सम्मान न दीजिए चलेगा, लेकिन अपमानित भी ना करें। हम लोग एक मेहनतकश लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, मेहनत करते हैं, जितने रुपए का माल देते हैं उतना ही पैसा लेते हैं, कोई ज़्यादा पैसा आप लोगों से लिया नहीं जाता। हमें सम्मान नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, हमें अपमानित ना करें। आज हम लोगों की स्थिति लगातार दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हम लोग सरकार की तरफ एक अपेक्षा रखते हैं सरकार से कि वो लोग भी हमको अपने संज्ञान में लेकर हमारे लिए कुछ सोचेगी, कुछ विचार करेगी। आज हम उम्र के इस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं कि आज हम कहीं पर नौकरी भी करने जाएंगे तो हमें कोई नौकरी नहीं देगा, हमें कोई अनुभव ही नहीं, तो हम क्या नौकरी करेंगे और कौन हमको नौकरी देगा। मेरा जागरूक महाराष्ट्र के माध्यम से आप सभी लोगों को, प्रेक्षकों से, सभी लोगों से निवेदन है कि हम समाचार पत्र विक्रेताओं की जो समस्याएं हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो सरकार तक पहुंचाएं। और सरकार से मेरा निवेदन है कि कृपया करके, आप तो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हो, देश के लिए, नागरिकों के लिए, सबके लिए काम करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे हम लोग छूट गए हैं। कृपया हम लोगों की तरफ भी ध्यान दें। धन्यवाद। जागरूक महाराष्ट्र एवं आप सभी प्रेक्षकों को मनपूर्वक आभार। धन्यवाद।